आंसर मैं लूंगी अनीता। चलो आप ले लो, चलो पॉपुलेशन। सर इसमें ये बता रहे हैं कि the entire set of subjects that are interest to the research, एक रिसर्चर का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बता, लाइक एक पूरा पॉपुलेशन पे स्टडी। इसमें तो पढ़ने वाली कोई बात नहीं, चलो सही है। सिंपल क्या होते हैं सबसे? सैंपल एक सबसेट है पॉपुलेशन का। एक पॉपुलेशन से हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उन पे स्टडी करते हैं, उसको सैंपल बोलते हैं। हमें सैम्पलिंग क्यों करनी पड़ती, रीजन क्या है? ताकि हम पूरे लोगों पर स्टडी कर सकें, मतलब नहीं, इसका कोई फायदा है ना, इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं, पॉपुलेशन को नहीं लेते हैं। आइदर देन पॉपुलेशन वी टेक सैम्पलिंग। सर इसलिए लेते हैं सैंपल क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को तो हम नहीं कर सकते एट अ टाइम उसके, तो उसके लिए एक सैंपल को हम चेक करते हैं और उसके रिजल्ट को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि इस पॉपुलेशन में ये चीज हो सकती है। ओके, कोई इम्प्रेसिव जवाब इसका दे सकते हैं? आर द रिप्रेजेंट सर ये तो है कि कॉस्ट हमारा वो ज्यादा नहीं होगा और टाइम की बचत होगी। ऑफ अ पॉपुलेशन। एक बता दे प्लीज, जो भी हो। कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिव। ओके, दिस इज द गुड आंसर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टर्म्स इफेक्टिव। इसके अलावा कोई दूसरी कोई बोल रही थी, वो भी बता दो अभी। कोई दूसरे बोल रहे थे, इसका जवाब दो। टर्म्स इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव तो हो गया। सर सैंपल आर द प्रेजेंटर ऑफ अ पॉपुलेशन। ओके, इट्स द प्रेजेंटर ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा कोई और? सर पॉपुलेशन में क्वांटिटी ज्यादा होती है तो तभी जो हम सैंपल लेते हैं ताकि डेटा इजीली कलेक्शन हो। ओके, आप कौन, नाम बता सकते हो? दिलशाद अली। दिलशाद अली। पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल होता है, इसलिए सैंपल लेते हैं ताकि थोड़े लोगों को स्टडी करके डेटा कलेक्ट किया जाए। सही है, नाम बता सकते हैं प्लीज? नाम तो बता दो ना, अच्छा जवाब दिया, गुड। चलो सही है। आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा है या नहीं? नहीं सर आप पिक्चर नजर आ रही है। नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये सवाल मैंने नहीं किया आपसे। अभी नजर आ रहा है? जी सर अब आ रही है। चलो चलो सही है। अभी सैम्पलिंग आपने ये बहुत अच्छा वो जवाब दिया उसने, क्या नाम है, जहांगीर ने, कि कॉस्ट इफेक्टिव, और दूसरा क्या जवाब दिया भाई? कॉस्ट इफेक्टिव बताया, और क्या बताया आपने? टाइम सर, टाइम सही है। जरूरी है। हाँ, टाइम जरूरी है इसके लिए, तो ये हम इसलिए सैम्पलिंग करते हैं। हम पूरी पॉपुलेशन को पूरे रिसर्च पे कभी नहीं करते और ना कर सकते हैं चाहते हुए भी। सही है। और इफेक्टिव रिसर्च भी नहीं रहता है। फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ रिसर्च के लिए हमें ये करना पड़ता है सैम्पलिंग। और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है। अगर अगर आप लोगों ने मेरे ख्याल से मिड टर्म के लिए पढ़े होंगे कि कौन सा सैंपल कौन सा होता है, यानी कोटा सैंपलिंग को हमारे पास बेसिकली तौर पे टू टाइप्स ऑफ ये है स्टोरी, ये सामने है। सैंपलिंग क्या है? इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट्स, बिहेवियर्स एंड अदर एलिमेंट्स विद विच टू कंडक्ट द स्टडी। तो आप लोगों को मैंने तो पढ़ा भी दिया और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सही है, जो ये स्टूडेंट लोगों को मैंने पढ़ाया कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, वन इज प्रोबेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर अगेन देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कोई ये बता सकेगा या नहीं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। व्हाइल इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास कोएटा सैंपलिंग है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से पूरा पेरोज खान का यही होगा, आता जाएगा। और इसके अलावा परपोजियो सैंपलिंग है, और इसके अलावा वॉलंटियर है, और वो है हेजर्ड्स है। और इसके फिर अगेन क्लासिफिकेशन है। किसी को नजर आ रहा है ये वाली स्लाइड? ये सर क्लियर नजर आ रही। तो जिसको क्लियर नजर आ रही है प्लीज ये पढ़ो, इसके क्या है, मजीद क्लासिफिकेशन है। सॉरी, ये प्लीज पढ़ लेना कोई एक, ये वाली जहां पर कर्सर मैंने रखा है, एक्सट्रीम।
ये किसी को नजर आ रहा है प्लीज? सर ये एक्सट्रीम केस पर्पसिव लिखा हुआ है। ओके, और ये ये होमोजेनस होमोजीनियस पर्पसिव, और टाइपिकल टाइपिकल केस पर्पसिव, इसके ये अगेन क्लासिफिकेशन परपोजिव सैंपलिंग की। और ये कौन सा हेट्रोजीनियस परपोजिव? यार प्लीज ये साजी ये आवाज बंद करो। प्रैक्टिकल केस पर्पसिव और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्या परपोजिव है, सही है। तो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है। कोई बता सकता है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग कौन सा होता है, सिस्टमैटिक कौन सा, स्ट्रेटिफाइड कौन सा, क्लस्टर सैंपलिंग कौन सा होता है? अगर इस स्लाइड में नहीं होगा अगर आप लोगों की इस तरह, लेकिन जैसे इसने ये बताया, शॉर्टकट बताया, तो हो सकता है आप लोगों से पूछे कि कोएटा सैंपलिंग जो है कौन से सैंपलिंग से ताल्लुक है, प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। इससे हेट्रोजेनियस परपोजिव सैंपलिंग जो है वो कौन सी सैंपलिंग से ताल्लुक रखते हैं, तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना। ये आप लोगों को याद है या नहीं? यस सर याद है। सही है, ये वाला अभी पढ़ नहीं लो सर, पाप। नहीं याद है, एक्सप्लेन तो ये करें तो फिर याद रखे ना प्लीज, सर। नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये वाला, सॉरी यार, इसने ये वाला, हाँ। आप लोग याद करना होगा कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी सैंपल रैंडम सैंपलिंग सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। ये इस तरह की क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ होगा इस तरह कि 45 ओल्ड मेल द ये था, मैंने इस तरह इसका ये कर दिया। सही है। क्लस्टर सैंपलिंग है, और इसका क्लस्टर सैंपलिंग एज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ सैंपलिंग हो सकता है, इस तरह की क्वेश्चन आए तो कौन सा सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी की वो है। अगर इसका परपोज सैंपलिंग जो है विच टाइप ऑफ सैंपलिंग से इसका ताल्लुक रखता है, तो इस किस्म के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सैंपलिंग के हवाले से हमारा एक पेपर बना भी है, हम भेज देंगे, वो आप लोग हल कर दीजिए, सही है। ओके समझ आ सर, जाए। थैंक यू। चलो ये पॉपुलेशन देख लो, ये कोई बता सकता है प्लीज? यस सर, पॉपुलेशन सर, जैसे पॉपुलेशन अगर मैं होराइजन स्कूल ऑफ नर्सिंग में कोई रिसर्च करना चाहती हूँ तो वो मेरी पॉपुलेशन होगी। और अगर मैं उसमें मेरे टारगेट पॉपुलेशन वो होगा जो मेरे सैम्पलिंग क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि बीएसएम स्टूडेंट जो पोस्ट आरएन है वो मेरी टारगेट पॉपुलेशन होगी। और असेसेबल पॉपुलेशन वो होगी कि फर्स्ट करें मैं ये कहती हूँ कि मुझे आगा खान के, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे आगा खान के पोस्ट आरएन जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं वो वाले पे, वो जो एलिजिबल क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं, तो वो मेरी असेसेबल पॉपुलेशन होगी। सैंपल जो मीनिंग होगा बताओ, सर, मीनिंग बताओ साथ में, ताकि लोगों को अच्छे से समझ। एसेसिबल पॉपुलेशन, जो कि जिस तक आप पहुंच सकें, जो आपके लिए फिजिबल हो, जो आसानी से आप जहाँ से रिसर्चेबल डेटा हो, रिसर्चेबल हो। सही और है। सैम्पलिंग सर वो होगी जो आपने फर्स्ट करे, आपके 100 स्टूडेंट्स हैं और आपने 50 स्टूडेंट्स उसमें से उठाए हैं एज अ सैंपल। आप रैंडम सैम्पलिंग भी कर सकते हैं और आप नॉन सिस्टमैटिक भी कर सकते, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी गुड। कर सकते हैं उसमें। और तो आपने 50 स्टूडेंट उठाए हैं और आप उस पर किसी चीज़ की रिसर्च, उनका स्ट्रेस लेवल चेक करना चाह रहे हैं, तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो आपकी सैंपल साइज होगा। और जिस मेथड से आप सैम्पलिंग करेंगे, आप उसमें परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं मेथड की या मिसाल उसमें दो। मेथड सर, जैसे प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपने रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो या ओके, आप जो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो, ये चीज़ देखोगे। और सैंपल जो होगा, जो पार्टिसिपेंट होगा, वो आपका स्टडी एलिमेंट या सैंपल जो स्टडी पॉपुलेशन ओके, में जो सब्जेक्ट आपका और ये सब्जेक्ट होगा जिस पे सही है। आपने। टारगेट पॉपुलेशन क्या है प्लीज, कोई बता सकता है आपके अलावा? कोई और बताओ, व्हाट इज टारगेट पॉपुलेशन? कोई भी सर नहीं इसका तो मतलब यही है ना सर कि टारगेट पॉपुलेशन का ये मतलब है कि जो जी जी, आपका मेन टारगेट है, जो आपका मेन गुड, फोकस है, कि बस सही मतलब है। अगर एक तो ओवरऑल सेनअप आप ना, मतलब फर्ज बस करो। चलो अच्छा ओके बता दो, बता दो। बता दो, चलो सही सर। बोल। सर मतलब जैसे कराची है तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन में फर्ज करो ईसा नगरी है, और अगर कोई आप हॉराइजन स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप टारगेट सेलेक्ट करते हैं कि आपने पोस्ट आर के थर्ड जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है उन्हीं को आपने टारगेट किया है, तो वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी, मतलब सिलेक्टेड स्पेसिफिक। ओके, आप कौन बात कर रहे हो भाई? सर मैं उस्मान गनी बात कर रहा हूँ। ओके, बड़े जज्बात के साथ बोल रहे हो। चलो आगे कोई और प्रोबेबिलिटी, चलो गुड फॉर पार्टिसिपेशन। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कॉमन एप्लीकेशन, हम कौन से टाइप ऑफ रिसर्च इसके लिए वो करते हैं? आप लोग ने ये सारे पढ़ लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, प्लीज कोई ये बता दो अदर देन, जो पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया वो बता दो प्लीज। जिसने पढ़ा है वो पढ़ लो प्लीज, तो क्या नहीं लगाओ।
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम कौन सा एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च कर सकते हैं, प्लीज बता सकते हैं कोई? ये सर मैं ही बता देती हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सर वो बता रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है हो सकती है, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी क्वांटिटेटिव रिसर्च, और क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में भी जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हम जो है मोस्टली यूज तो आप करते लोगों हैं। ने ये देख लिया कि सब के सब क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू ओनली क्वांटिटेटिव रिसर्च अकॉर्डिंग टू दिस। जी और नो सेकेंडली सर नॉन प्रोबेबिलिटी में जो कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, इसमें वो कह रहे हैं कि आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों कर सकते हैं। कोटा सैम्पलिंग में क्वांटिटेटिव रिसर्च और रेयरली जो है क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। पर्पसिव और पर्पस सैम्पलिंग में जो है कहता है कि सम टाइम क्वांटिटेटिव होगी, मोस्टली ये क्वालिटेटिव, ये ऐसे भी नॉन प्रोबेबिलिटी है तो क्वालिटेटिव ही रिसर्च होती है। नेटवर्क और स्नोबॉल सैम्पलिंग में सर ये कह रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, बट थोड़ी बहुत इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में वो कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च इस पे होती है। ओके गुड। अभी ये बताओ कि स्नोबॉल सैम्पलिंग की मिसाल दो, ये कैसे होती है? हाँ पढ़ा होगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग वो होती है सर जो वॉलंटियर होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो कि वॉलंटियर आपकी इस रिसर्च में जो है पार्टिसिपेट करना चाह रहे होते हैं वो। सही है। और कोटा सैम्पलिंग कौन सा होता है? सर जैसे आपने सुना होगा कि एक सन कोटा होता है, एक मिनार्टी कोटा होता है, जो एक खास कोटा से रिलेटेड। यस, बस बस इट्स एनफ। और इसके अलावा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होती है प्लीज? हाउ, ये सिस्टमैटिक कैसे होते हैं? सैम्पलिंग में सर ये इस तरह से होता है कि एक पूरी लिस्ट ले ली जाती है। जैसे 50 स्टूडेंट है तो हर पांचवा या आठवां या 10वां यस, आपके इक्वल सैंपल पे इंटरवल, डिपेंड इक्वल इक्वल इंटरवल्स। इंटरवल, इक्वल इंटरवल पे हम जो सैम्पलिंग करते हैं उसको हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। और जबकि वो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग सर उसमें से आप किसी को भी उठा सकते हैं जो रैंडमली, आपका जो इक्वल रैंडमली उठा इंटरवल नहीं सकते होते इसमें बस। और क्लस्टर हैं। में इट्स लाइक क्लस्टर की तरह होते कैसे? जैसे सर ग्रुप्स होते हैं, आप उन ग्रुप में से जो है एक एक उठा लेते हैं कि एक फीमेल मल्टीपल एक मेल। हिंदूज, फॉर एग्जांपल एक आबादी, एक एरिया में हिंदूज भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, तो इस किस्म की सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग सर। सही है, गुड। और इसके अलावा सैंपल साइज एंड क्वांटिटेटिव स्टडी, ये तो इतने वो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत पढ़ लो। आप लोगों के लिए जो स्लाइड हमने डिस्कस किए दीज वर इम्पोर्टेंट, ये पढ़ो चलो। सैंपल साइज एंड क्वालिटेटिव स्टडीज। In qualitative studies, sample size is rarely predetermined, although a researcher may have a general number of informant in mind, and although some standards have been set for particular kind of qualitative studies, such as phenomenology criteria are generally not strict. The general standard for sample size in qualitative studies is the achievement of redundancy and saturation. सर इसमें ये बता रहा है कि सैंपल साइज जो है पहले से वो नहीं उसको डिटरमाइन करके रखते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है कितने ज़्यादा लोगों से हमें मिलेगी। जैसे फिनोमिनोलॉजी में वो कहता है कि आपने किसी खास फिनोमिना की स्टडी करनी है, तो जहाँ तक आपको सेचुरेशन और रिडंडेंसी नहीं मिलती तब तक आपने इंफॉर्मेशन लेते रहना है हाँ, फिनोमिना। ये अभी असल में इसमें ये खास अल्फाज है, सिचुएशन एंड रिडंडेंसी, यस इसको थोड़ा सर। डिफाइन सेचुरेशन, करें। जी सर, सेचुरेशन उसे कहते हैं कि जिसमें सर आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू आइडियाज आना खत्म हो जाते हैं, और रिडंडेंसी जब फालतू चीजें जो आना शुरू हो जाती हैं, थीम्स आना शुरू कम हो जाती है, या कोड्स जो आप निकाल होते हैं थीम्स एंड कोड्स कम हो जाती है। Saturation has been achieved when the researchers conclude that the response are repetitive and no new information is being generated. Yes, sir. सिचुएशन किसे कहते हैं? व्हाट्स मीन बाय जिसमें सिचुएशन? व्हेन द जब रिसर्चर न्यू कंक्लूडेड, हाँ रिपीटेडली वही वो फिनोमेना एक ही चीज को बता रहा है। फर्स्ट करें किसी के लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहा है, तो वो अपने एक ही जैसे एक्सपीरियंस को, एक ही कल्चर से रिलेटेड है, तो वो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, वो रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे रिसर्चर बोलेगा कि बस मेरी जो है मेरा सैंपल साइज बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई हुई है। determining when saturation has been achieved is based on judgment of the research. There is no formula or calculation to detect when this point has been reached. इसका क्या मतलब है?
सर इसका मतलब है कि कोई एक खास फार्मूला या कैलकुलेशन नहीं है कि रिसर्चर इस बात को समझ ले कि सैचुरेशन वाला पॉइंट आ गया है कि जहाँ पे रिपीटेड या बार बार इंफॉर्मेशन जो आ रही है, न्यू आइडियाज आना बंद हो गए हैं। वो कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटिंग इज द प्रोसेस इज दैट अ लिटिल कंसिस्टेंसी इन हाउ सैचुरेशन इज डिटरमाइंड एंड लिटरेचर ले क्लियर गाइडलाइन ऑन व्हेन टू अप्लाई स्टैंडर्ड्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इट। सर इसमें बता रहे हैं कि इसमें हमारा लिटरेचर भी हमें इतना ज़्यादा गाइड नहीं कर रहा होता कि कहाँ पे सैचुरेशन का पॉइंट आ चुका हुआ है। Identify, report it and recommends that the following standard for determining saturation based on the study design। वो कहते हैं कि इसमें बता रहे हैं कि कोई क्वालिटेटिव कहते हैं कि मुख्तलिफ जो रिसर्चेज हैं उनमें आपको जो सैचुरेशन है वो कैसे मिलेगी, आपने कहाँ पे इस जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। हाँ, तो उसमें क्वालिटेटिव रिडंडेंसीज अचीव कहते हैं यहाँ पे जब आपको फालतू किस्म की चीजें मिल रही और रिलेटेड रेलिवेंट चीजें नहीं मिल रही तो आप समझ रहे कि डिस्क्रिप्शन आपकी जो है वो आपका सैंपल साइज जो है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिनोमेनोलॉजिकली का कह रहे हैं कि इट इंसाइट इनटू एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना बिकम रिपीटेटिव। जब भी कोई फिनोमेना या लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो अपना बार बार उसमें इंफॉर्मेशन कोई नहीं आ रही तो वही सेम रिपीटेड हो रहा है तो आप उसको रोक देंगे। एथनोग्राफी में कहते हैं कि नो न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर ऑफ कल्चर ग्रुप इज इमर्जिंग, क्योंकि एक ही कल्चर ग्रुप से रिलेटेड है वो न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं अपने कल्चर से रिलेटेड और आपने जो इन्फॉर्मेशन ले ली हुई है वो काफी हो गई है, तो वो आपकी जो है सैचुरेशन पॉइंट है। नैरेटिव Good. एनालिसिस सिमिलरली इन टाइप्स ऑफ स्टोरी इज डिस्कवर्ड इन द एनालिसिस। जैसे किसी की 1947 की कोई हिस्ट्री आपने लेनी है और आपने वो डिस्कवर कर ली है जो भी नरेशन था, तो उसके बाद जो आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी रिसर्च जो है कंक्लूड कर देनी चाहिए तो आप रुक जाएंगे। दो अल्फाजों में बताओ सिचुएशन एंड रिडंडेंसी। ये इट्स गुड फॉर रिसर्च और नॉट, ये थोड़ा बहुत बता देना, अभी दो अल्फाजों में बताना प्लीज। यस सर, सैचुरेशन कहते हैं कि न्यू आइडियाज आपके पास नहीं आ रहे, कि क्वालिटेटिव रिसर्च की में आती है सैचुरेशन। जब आपके पास जब आप किसी से इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आप जो चीज आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, जो पर्पस होता है, उससे रिलेटेड रेलिवेंट जो है न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती तो वो सैचुरेशन होती है। और रिडंडेंसी इज इट गुड, इज दिस गुड और बैड? सर ये एक तरह से बैड ही होगा कि आपको न्यू नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन गुड नहीं है, ये बैड ही है, क्योंकि आपको रिपीटेटिव चीजें मिल रही हैं तो आप न्यू क्वालिटी देखते हुए चीजों को नहीं फिर जो है वो इंटरप्रिटेट कर पाएंगे और फिर एडवांसमेंट भी नहीं ला सकते हो, तो सिचुएशन इज नॉट एग्जैक्टली, गुड। हमें परसेप्शन का पता नहीं चलेगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट रिडंडेंसी? सर रिडंडेंसी का मतलब है कि जो थीम्स आपने उसके अंदर रखी हैं उसमें फालतू चीजें आपको मिल रही है, उस थीम से रिलेटेड नहीं मिल रही। जैसे आप लिटरेसी से रिलेटेड जो परसेप्शन मालूम कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड नहीं, आपको किसी दूसरी चीज से रिलेटेड वो थीम नहीं मिल रही तो आप कहोगे कि ये रिडंडेंसी है, फालतू चीजें इसमें मिल रही है, ये रिडंडेंसी होगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, ये सही है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए? नहीं सर, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बेसिकली ये चीजें मिलनी मिलते हैं, चाहिए। ये मिल जाती है तभी आप आइडेंटिफाई करते हो वीक, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो डिस्कशन में पार्ट ऑफ डिस्कशन में करते हो, व्हाट्स द लिमिटेशन एंड व्हाट्स द वीकनेस और स्ट्रेंथ, जो देखते हैं ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो इससे आपको आइडेंटिफाई करते हो व्हाट्स द वीकनेस और गैप ऑफ रिसर्च जो आप लोग फाइंड आउट करते हो, तो इस गैप को ही आप लोग फर्दर वो करते हो ना, रिसर्च करते हो। सही है, लेकिन आपने पढ़ा है माशाल्लाह, आप अच्छा हो करते हो, गुड, सही है। और ये सिचुएशन में भी डिस्कवर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन और अपॉन डेटा एनालिसिस। सर जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं या डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तभी आपको पता है, क्योंकि सर जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च एनालाइज में करते मेरे हैं, ख्याल से ये फाइंड आउट होता है। ये सर क्योंकि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो तो आपने थीम से रिलेटेड जितने भी आपने इंटरव्यूज लिए हुए होते हैं उन इंटरव्यूज को फिर आप कोड्स में चेंज करते हो, फिर आप कोड्स को में से डेटा निकालते हो, तो जब आप वहाँ पे डेटा एनालिसिस कर रहे होते हो तो आपको वहाँ पता चलता है कि जो आपने डिफरेंट पार्टिसिपेंट से इंटरव्यूज लिए हैं उनमें जो है न्यू इन्फॉर्मेशन का फुकदान है या कमी है, और यहाँ पे सैचुरेशन वाला पॉइंट आ गया हुआ है। The constant comparison analytic method in which emerging themes are compared to those already detected is particularly strong in supporting to the detect of sampling adequacy। इसमें बता रहे हैं कि जब आप एनालिटिकली जो जैसे फर्ज करें आप किसी की एसोसिएटेड फैक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें उनके एटीट्यूड मालूम कर रहे हैं या कुछ इस तरह के परसेप्शन,
हाँ, स्मोकिंग Compare वर्सेस group. नॉन स्मोकिंग। तो उसमें जो कंपेयर ग्रुप होता है वो उन थीम्स में मर्ज होना चाहिए, और कहते हैं कि ये आपको बताता है कि आपका सैंपल कितना एडिक्वेट होना चाहिए। जितने ज्यादा आपको उसमें कंपैरिजन मिलेगा उतना ही आपको जो है सैंपल साइज जो है बताएगा कि वो एडिक्वेट है आपका सैंपल साइज। जब आपको ज्यादा उसमें कंपैरिजन मिलेगा, जब फैक्टर्स मिलेंगे, थीम्स मिलेंगी ज्यादा, तो वो आपको बताएगा कि आपका सैंपल साइज कितना एडिक्वेट होना चाहिए। वैसे सर कहते हैं 5 to 50 जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में हाँ हाँ, इतना ही होता है. होना चाहिए। Documenting saturation is one of the way that qualitative research can improve the trustworthiness of the study. Saturation may be achieved within a few, as 6 or 8 subjects. It may require much larger numbers. कहते हैं कि जो जहाँ पे सेचुरेशन का पॉइंट आ जाए आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, ताकि जो आप स्टडी कर रहे हो इस पर आप दूसरों का ट्रस्ट आए कि आपने वाकई में जो ये आपने जो सैंपल साइज स्मॉल लिया इसकी कोई वजह है कि वहाँ पे सेचुरेशन का पॉइंट था, इसलिए उसमें फ्यू जैसे 6 to 8 सब्जेक्ट आपके थे, आपका लार्जेस्ट जो आपको रिक्वायर था, लेकिन आपने 6 से 8 सब्जेक्ट का इंटरव्यू लिया क्योंकि वहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं रही थी। सिंपल साइज एंड क्वांटिटेटिव वो हो गया. क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव से आपने 2-3 अल्फाज सीख लिए. वो क्या क्या थे सैम्पलिंग में? सैचुरेशन सैचुरेशन, रिडंडेंसी, जी, और सैचुरेशन हो गया, रिडंडेंसी हो गई, और और हमने ये देखा कि हमें जहाँ पे सेचुरेशन का जो पॉइंट है उसे अपनी रिसर्च में जो है डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है कि आपका सैंपल साइज क्यों स्मॉल था। हाँ, इसका यानी रीजन को शो अप करना है. सिंपल साइज एंड क्वांटिटेटिव स्टडी, ये कौन बताएगा? ये मेरे ख्याल से आप ही बताना है. ठीक है सर। सैंपल Another साइज one एंड क्वांटिटेटिव will not स्टडी। present in impressive way, इसलिए आपसे बता रहा हूँ. Okay, sir. In quantitative studies, the standard for determining sample size is power. पावर, हाँ ये मोस्ट Power. इम्पोर्टेंट है, पावर. अभी पावर को भी बताना है. जी हाँ. जी सर, कहते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड सैंपल साइज है वो आप क्वांटिटेटिव स्टडी में वो पावर कहलाता है। एडिक्वेट पावर मीन दैट देयर आर इनफ सब्जेक्ट टू डिटेक्ट डिफरेंसेस इन आउटकम वेरिएबल्स। आपने जो दो वेरिएबल सेट किए हैं उसके दरमियान कितना डिफरेंसेस है वो आपने जब देखना होता है तो आप पावर जो है उसको यूटिलाइज करते हो। सर मेनली जो पावर होती है वो इसलिए यूज होती है कि रिसर्चर कितने % कॉन्फिडेंट है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और क्या उसमें हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल, CI. सही है. CI 80% है, 90% कॉन्फिडेंट है कि वो इस तरह हो सकता है. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। 95%, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं 80% का है, मेरे समझ नहीं आया. सर हमने वो भी मैं 90 to 95%, 90, 95 और तीसरा था 90, सर 99. 99%। हाँ, हमने तो ये पढ़ा है यहाँ पर, पता नहीं इसने क्या कहा है, ये मेरी भी समझ नहीं आ रहा है. सर वो मैं आपको बताऊंगी आगे चलो स्लाइड में। सही है. The ultimate sample size in a study is the function of 3 factors। वो कहते हैं कि जो सैंपल साइज होता है उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपकी पावर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी डिफरेंसेस फाउंड। मींस के कितना डिफरेंसेस है दो वेरिएबल्स के दरमियान। Power and analysis that indicate how large a sample is needed to adequately detect a differences in a outcome variables। ये पावर में यही बताया जाता है कि जो सैंपल्स के अंदर जो भी आउटकम आपका है वो कितना डिफरेंट है, क्या आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको मिला है जो आपने दो वेरिएबल सेट किए थे। और द कैलकुलेशन ऑफ पावर इन्वॉल्व मेकिंग सेवरल डिसीजन अबाउट एक्यूरेसी एंड टॉलरेबल एरर एज वेल एज कंसिडरेशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। और इसमें कहते हैं कि इसमें इतनी ही एक हद तक जो है एरर होना चाहिए, ज्यादा एक्यूरेसी होगी तभी आपका जो दो वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस है उसके दरमियान इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि ज्यादातर डिफरेंस एडिक्वेट पावर इज अ मोर डिफिकल्ट टू अचीव व्हेन रिजल्ट मस्ट बी वेरी एक्यूरेट when the significant level is very low, for example 0.01 or 0.001, then larger samples are needed to meet the more stringent standards। वो कहते हैं कि जब तक आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम होगा तब आपको बहुत ज्यादा सैंपल साइज की जरूरत पड़ेगी। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स currently the adequate
the number of variables to be examined simultaneously and the number of subgroup to be compared increase demand of power. कहते हैं कि आपको जब तक नंबर सब ग्रुप जो आपका सैंपल साइज उससे कंपेयर करता है कि आपकी जो पावर है वो कितनी है. पावर मींस कि आपने नल हाइपोथेसिस को कितने परसेंट जो है सिग्निफिकेंस लेवल के साथ रिजेक्ट करना है. बस ये पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज पावर. सही है, जो लिसनर है वो सुन लो प्लीज. करंटली हाँ, Currently, the adequate of the sample size in quantitative study is evaluated uses a power analysis. वो कहते हैं कि जो पावर होती है ये पावर एनालिसिस के जरिए ही चेक की जाती है. और पावर एनालिसिस ये होता है कि आपने कौन सा जो टेस्ट इसमें यूज किया है पावर को एनालाइज करने में. मींस आपने काई स्क्वायर टेस्ट इसमें लगाया है, आपने अनोवा लगाया है, आपने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाया है. आपने अपनी वेरिएबल्स को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाया है जिससे जो है डिफरेंस है या किसी चीज का रिलेशनशिप या डिफरेंस आपको मिलेगा. जो आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान देखना है डिफरेंस है या रिलेशनशिप है. Power is the capacity of the study to detect differences or relationship that actually exists in the population. ये बता रहा है कि आपने जो भी रिलेशनशिप डिटेक्ट किया हुआ है वो क्या डिफरेंसेस हैं या रिलेशनशिप है, वो पावर से आपको पता चलते हैं पॉपुलेशन के अंदर. एक्सप्रेस इन अदर वे इट इज अ कैपेसिटी टू करेक्टली रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस. अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो इसका ये मतलब इम्पोर्टेंट ये है, है प्लीज कि ये पॉइंट नोट कर ले. यस सर, अगर हम करेक्ट वे में कहें कि तो ये कहने का मकसद ये है, पावर ये है कि हम कितना करेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को. उसमें आप टाइप 1 एरर तो नहीं ला रहे, आप टाइप 2 एरर तो नहीं ला रहे. टाइप 1 एरर वहां होगी कि जहां आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है जब वो ट्रू है, और जहां और टाइप 2 जो है एरर वहां पे आएगा जब आपने नल हाइपोथेसिस फॉल्स आपने एक्सेप्ट कर ली है जबकि वो फॉल्स थी. मींस कि आपने उसको जो उसके क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आपने रिजेक्ट किया है, करेक्टली रिजेक्ट किया है, तो वो आपकी पावर होगी. ये इसका सर खुलासा यही है. प्लीज ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर इसकी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टाइप 2 एरर कौन सी कंडीशन में आएगा, फेल टू रिजेक्ट कंडीशन में या फेल टू रिजेक्ट या एक्सेप्टेबल कंडीशन पे आएगा. और जब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस होगा तो हमारे पास वहां पर कौन सा एरर आएगा, टाइप 1 एरर. ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं. यस सर, दोबारा बता दो अगर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा. ये सर इसमें ये कहते हैं कि पावर में बेसिकली हमने करेक्टली रिजेक्ट करना होता है नल हाइपोथेसिस को. इसमें टाइप 1 एरर नहीं लाना, टाइप 2 एरर नहीं लाना. जो भी आपने टेस्ट अप्लाई किया हुआ है उसमें टाइप 1 एरर ये है कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है जबकि वो ट्रू थी. और जो टाइप 2 एरर है वो आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है जबकि वो फॉल्स थी. तो मींस कि आपने करेक्टली रिजेक्ट करना है, आपने टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर नहीं लाना है. आपने वो टेस्ट काई स्क्वायर आपने टेस्ट लगाया है या नोवा लगाया है, ये आपकी पावर है और पावर एनालिसिस है. तो जो आगे सर आप पूछ रहे थे ना, 0.80 क्यों कह रहा है, थोड़ा सा आप पीछे चले, उसमें आया हुआ 0.8 आया हुआ है. यस सर, द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पावर फॉर स्टडी. सर ये 0.8 कह रहे हैं सर. ये कोरिलेशन जो हमारा टेस्ट होता है ना, पियर्सन कोरिलेशन, वो उसमें बता रहा है कि ये सर उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, वीक रिलेशनशिप होता है और मॉडरेट होता है. तो जब आपके पास 80% होता है तो आपका मतलब कि आपकी स्टडी में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और जब आपका जो है 0.5 होता है तो वो मॉडरेट होता है, और जब 0.1 होता है तो वीक रिलेशनशिप होता है. तो यहाँ पे सर वो कोरिलेशन की जो नहीं है. सही है वो मैंने ये वो चीज उसमें बता रहा है. तो कहते हैं कि कितना ज्यादा आपका जो है स्ट्रेंथ है आपकी स्टडी की. The size of differences between पावर experimental सबको and समझ जाएगा भी. नेक्स्ट वाला इफेक्ट साइज. जी, yes. we have only 4 minutes. Okay, sir. Effect size, the size of differences between experimental and control group compared to variability and indication of clinically importance of the finding. The effect is present the phenomena examined in a study. सर बेसिकली जो अफेक्ट साइज है वो ये बताता है कि किस शरह के साथ आपने नल हाइपोथेसिस को फॉल्स किया है. आप कितने परसेंट आपका सिग्निफिकेंस लेवल था, 0.01 था, 0.05 था या 0.10 था, आपने कितने परसेंट के साथ जो है नल हाइपोथेसिस को फॉल्स रिजेक्ट किया है या फॉल्स
उसको साबित किया है। इन दिस स्टडी द विच रिसर्चर्स आर कंपेयरिंग टू पॉपुलेशन द नल हाइपोथेसिस स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉपुलेशन इज जीरो। नल हाइपोथेसिस हमेशा यही कहेगा कि जो भी दो डिफरेंसेस हैं वो नहीं है, उनमें कोई भी जो है चीज जो है वो कहेगा कि कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। जबकि रिसर्चर हाइपोथेसिस कहेगा कि दो चीजों में, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सेस का जो मीन सैलरी है वो कहेगा वो डिफरेंट है, वो कहेगा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो नल हाइपोथेसिस कहेगा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि रिसर्चर हाइपोथेसिस कहेगा कि इसमें डिफरेंस है। दोबारा इफेक्ट्स है इसको 2 अल्फाजों में बता देना। इफेक्ट्स है ये है कि आप कितने परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल के साथ जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूँ या फॉल्स साबित कर रही हूँ। इसमें ये बता रहे हैं नल हाइपोथेसिस हमेशा डिफरेंस को रिजेक्ट करेगा, जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस हमेशा डिफरेंस को बताएगा कि ये इसमें इतनी डिफरेंस है मीन वैल्यू में। हाँ व्यूअर, ये तो हमने पढ़ Effects लिया। is, जी जी। however, it is a null hypothesis is false and identifiable effect is present. जब कहते हैं कि null hypothesis आपका रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि अफेक्ट प्रेजेंट है। a difference between two groups does exist. इसका मतलब है कि जो रिसर्चर की हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट साबित हो गई है और नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है। If the null hypothesis is false, it is false to some degree. It is the size, effect size. वो कहते हैं कि जब भी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है वो किसी डिग्री पे जाके किसी मतलब कितने परसेंट पे जाके जो है वो रिजेक्ट हुई है। 0.01 0.05 जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो आपका इफेक्ट साइज कहलाता है। The statistical test tell us whether there is a difference between group or whether variable are significantly related. कहते हैं जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हो वही आपको बताएगा कि वो नल हाइपोथेसिस कितनी सिग्निफिकेंट के साथ जो है वो रिजेक्टेड हुई है और जो रिसर्चर हाइपोथेसिस थी वो कितनी सिग्निफिकेंट के साथ जो है वो एक्सेप्टेड हुई है। द फैक्ट्स हैज टेल अस थ्रू द साइज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप ऑफ द स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वो कहते हैं फैक्ट्स हैज बेसिकली आपको स्ट्रेंथ बताता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें कोरिलेशन चेक की जाती है, एम्पिरिसन जो टेस्ट होता है कोरिलेशन का उसमें रिलेशन स्ट्रेंथ चेक की जाती है। इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मॉडरेट या वीक रिलेशनशिप। ये हमारे पास कौन सा टेस्ट है वो बताओ, एसपीएसएस का है। आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं जो हमारे पास एसपीएसएस में हम यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट है? कोरिलेशन सर, पर्सन पर्शियन कोरिलेशन पर्सन कुछ इस तरह में भी भूल गया हूँ, एक टेस्ट है जो कोरिलेशन के लिए यूज होता है। सही है, चलो यहाँ तक के लिए बस, अभी इस पे हम वो नहीं कर सकते हैं। बस अभी क्या करें, अभी यहाँ तक कितने स्लाइड हो गए हमारे, और ये ऑन रिकॉर्ड जो है आज मैं वो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा जो मुझे पता